Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, जैसा कि आपको दिख रहा है आज बोर्ड पे कि हम लोग हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है रस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिमेंट्स, उसको कवर करने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स, ये स्पेशली स्कूल एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। मीन टू से अगर आप ये समझते हैं कि अगर MPSI या MP पुलिस या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा ही हेल्पफुल होगा, ज्यादा नहीं, यानी कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्लियर है? तो एक चीज और कि जितनी भी हमारी बच्चा पार्टी है स्कूल एंट्रेंस वाली, उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि सर हम घर पे पढ़ते हैं, उस समय अगर पढ़ते समय फिर से आपका लेक्चर्स देखना हो, सुनना हो, इसलिए हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, तो इसको बाद में आपको समझने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि रस क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाम से समझ में आना होगा, रस यानी कि एंजॉयमेंट। क्लियर है? तो किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय, क्लियर है, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय या पढ़ने या सुनने के बाद में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे बोलते हैं रस। क्लियर है? यहाँ लिखा है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। क्लियर है? बेसिकली जो इसका मीनिंग रहता है वो क्या होता है? आनंद। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे कि एग्जाम्स में आपके किस तरीके से पूछा जा सकता है। स्पेशली RMS, नवोदय विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और उसके बारे में एक चीज बाद में बात करेंगे कि ये एग्जाम्स में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो रस का बेसिकली शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आनंद, यानी कि जॉय या एंजॉयमेंट। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्लियर है? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ऑप्शन में रस, छंद, अलंकार या कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस ही काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं कि रस के अवयव या भेद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? रस के अवयव या अंग बोल लो या भेद बोल लो। तो रस के अवयव या अंग 4 होते हैं, जिसको बोलते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है? रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, जिसमें आते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है? अब सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि रस के कितने अंग या अवयव होते हैं, या पूछ लिया जाए कि रस के कितने अवयव होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 4 होते हैं। क्लियर? अब अगर उसने ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है या फिर कौन सा रस का अवयव या अंग है, तो आपको ये चारों नाम पते होने चाहिए। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है? 4 क्वेश्चन 2 लाइन में हमारे बनते हैं। सिंपल से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सो नो नीड टू वरी। क्लियर है? लेकिन ये सिंपल सी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और स्थायी भाव की संख्या हमारी 9 मानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां बनता है कि स्थायी भाव का मतलब क्या होता है। क्लियर है? या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रधान भाव का स्थायी भाव यानी कि प्रधान भाव के क्या मतलब है एक्चुअल में। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। और स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? तो होती है 9। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि स्थायी भाव क्या होता है, उसकी लंबी छोटी डेफिनेशन है। उसके लिए आप लोग अगर डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में, बेसिकली आपका इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दूसरे लेक्चर्स देख सकते हैं। क्लियर है? हम लोगों ने स्पेशली वीडियो से पहले ही बोला है कि ये स्कूल ऑफ एंट्रेंस वालों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, दैट्स इट। तो ठीक है, तो बेसिकली मैं बता देता हूं कि स्थायी भाव होता है क्या है। स्थायी भाव का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट इन द सेंस, जब हम कोई काव्य क्या होता है, सपोज करो कोई बुक हो गया या कोई चुटकुला हमने पढ़ा या कुछ देखा, या किसी के पढ़ाने से, हंसाने से, किसी को देखने के बाद में हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, वो सब रस की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? और रस का मतलब होता है एंजॉयमेंट। और एंजॉयमेंट कब परमानेंट होता है? परमानेंट इन द सेंस जब वो उसकी अवस्था तक पहुंचता है, किसी चीज को देखना और उसको देखने के बाद में रस आना यानी कि मजा आना, वो स्थायी भाव की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि रसों की संख्या हमारी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रसों की संख्या स्टूडेंट्स हमारी 9 है। क्लियर है?
और किसे नवरस कहा जाता है, तो ये भी याद रखना कि रसों को ही नवरस कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, इतना पोर्शन हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट बात करते हैं विभाव। तो विभाव के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आलंबन और उद्दीपन विभाव। क्लियर है? आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी दो टाइप्स होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन, बट वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आने वाले। क्लियर है? ये बहुत ही डेप्थ में हो जाएगा। आलंबन के भी दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो विभाव के दो प्रकार होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, विभाव के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विभाव के दो प्रकार होते हैं। क्लियर है? यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभाव के बारे में। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, इसलिए आप लोग उसको रट्टा मार लेना, क्योंकि अगर बाई चांस पूछ लिया, वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए। छोटी सी डेफिनेशन इसलिए कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। क्लियर है? अनुभाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 8। क्लियर है? अनुभाव की संख्या हमारी कितनी है? 8। ये हमें पता होना चाहिए। पूछ लिया कि अनुभाव की संख्या कितनी है, तो 8। स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूजन मत होने देना अपने माइंड में कि अनुभाव की संख्या कितनी है, विभाव की, संचारी भाव, स्थाव। इसलिए स्पेशली 1 बाय 1 चीजों को ध्यान से सुनना और उसके बाद टिक करना एग्जाम्स में भी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संचारी या व्याभिचारी भाव। या तो संचारी भाव कह लो या व्याभिचारी भाव कह लो, दोनों का मतलब स्टूडेंट्स सेम ही है। क्लियर? तो व्याभिचारी भाव या संचारी भाव क्या होता है? तो मन में संचरण करने वाले। नाउ क्वेश्चन विल रेज कि संचरण का मतलब क्या होता है, तो संचरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स आने जाने वाले। क्लियर? आने जाने वाले यानी कि वो कमरे के अंदर नहीं, मन में आने जाने वाले बात। जैसे कि आपके अंदर होता है ना कि फ्री फायर खेलो या ना खेलो। क्लियर है? या फिर पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, ये चीज खाऊं या ना खाऊं। क्लियर है? तो उनको बोलते हैं मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले, सॉरी हम लोग यहाँ है, मन में संचरण करने वाले यानी कि आने जाने वाले भावों को हम क्या बोलते हैं? संचारी या व्याभिचारी भाव। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब सिंपल सा पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि मन में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमारा सिंपल सा संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रसों के प्रकार। क्लियर है? तो ये सारे नाम बेसिकली रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन मैंने 11 लिखी है यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 9। क्लियर है? क्योंकि बाद के जो दो आचार्य थे उन्होंने 2 रसों को और ऐड कर दिया था। क्लियर है? यहाँ पे तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि रसों की संख्या कितनी है, आपका आंसर होना चाहिए 9। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्लियर है? एक्सीलेंस में या नवोदय में। क्लियर है? क्या बनता है कि रस का नाम क्या है और उसका स्थायी भाव क्या है। सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि रस, स्थायी भाव और रस। तो पहला श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है स्टूडेंट्स? रति या प्रेम। क्लियर है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हमारा रति या प्रेम। तो नेक्स्ट है हास्य रस का हास या हंसना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास या हंसना। नेक्स्ट बात करते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है स्टूडेंट्स? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण माना है शोक, यानी कि इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। क्लियर है? नेक्स्ट है वीर रस का उत्साही भाव क्या होता है? वीर रस का उत्साह ये होता है हमारा, ठीक है। रौद्र रस का होता है स्थायी भाव हमारा क्रोध। क्लियर है? रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्रोध। नाम से समझ में आ रहा होगा, रौद्र रूप किसी का देख लिया यानी कि गुस्सा आना, ठीक है। ऐसे भयानक रस नाम से स्पष्ट हो रहा है, भयानक से भय बनता है, इसलिए इसको ऐसे को निमोनिज्म बना लेना कि भयानक रस का स्थायी भाव है हमारा भय। विभत्स रस का जुगुप्सा या फिर जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय या फिर आश्चर्य। शांत रस का शम या फिर निर्वेद। तो आपकी कहानी स्टूडेंट्स यहां तक खत्म हो जाती है। लास्ट के 2 वत्सल और भक्ति रस को और ऐड किया गया था। तो फिर से बता रहा हूं, रसों की संख्या स्टूडेंट्स 9 ही मानी जाती है, लेकिन अगर कभी इन दोनों का स्थायी भाव पूछ लिया इसलिए यहां पे इसको मेंशन कर दिया। तो आप याद रखना कि वत्सल रस का स्थायी भाव होता है हमारा वात्सल्य, और नेक्स्ट हमारा भक्ति रस, इसका है भगवत विषयक रति और अनुराग। अब एक क्वेश्चन क्रैक करेगा माइंड में, कंफ्यूजन वाला कि सर रति यहां पे है और रति हमारा श्रृंगार रस में है, तो हम कौन सा क्लिक करेंगे? तो सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे लिखा है भगवत विषयक। भगवत विषयक का मतलब ये रहता है कि जब आप किसी के प्रति भक्ति रखते हैं,
ठीक है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, अपने पिता के प्रति हो या माता के प्रति भक्ति हो, उससे रिलेटेड जब बात होगी रति की, तब वहां पे आता है हमारा भक्ति रस, और उसका तब लिखना आप लोग रति। ठीक है, और यहां पर क्या होता है श्रृंगार, यानी कि किसी को देखने के बाद में कोई अच्छा लग रहा है, तब आप उसका स्थायी भाव रति करके आएंगे। क्लियर है? क्लियर। अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि रति, ये वाला रति हमारा कौन से रस का स्थायी भाव है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आधा चीज समझ में आई होंगी। एक चीज और फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सिंपल सी बात कि रस के प्रकार और स्थायी भाव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सारे रस के नाम हमें पता होना चाहिए क्या क्या है, और रस के 9 प्रकार होते हैं, तो आपकी कहानी शांत रस पे आगे खत्म हो जाती है। और उन स्थायी भाव को, यानी कि जितने भी रस के प्रकार है हमारे, उनके स्थायी भाव हमें पता होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है 90%। क्लियर है? 95% में क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं कि रस और उनके स्थायी भाव से रिलेटेड। क्लियर है? ये नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डाली हैं जो एडिशनल पॉइंट है समझ में, यानी कि हम जब रस पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ हमें एडिशनल पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या लिखा है वो देखो, इंपॉर्टेंट करके फर्स्ट पॉइंट बनाया कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आ सकता है कि किसे श्रृंगार या किसे रसराज या रसपति कहा जाता है, तो सिंपल सा आंसर कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि वहां पर शांत रस को रसों की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नाटक में कितने रस होते हैं, देन योर आंसर विल बी दैट देयर आर 8 रस होते हैं हमारे कितने नाटक में। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछता है अगर एग्जाम्स में कि नाटक में कितने रस होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 8 रस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा करी थी। क्लियर है? भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा करी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा करी थी, आपका आंसर होना चाहिए भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा करी थी। क्लियर है? अब ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल ये है कि सर नॉर्मल से संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये पढ़ाने का मीन्स क्या है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस, लास्ट टाइम भी आए हैं, इससे पहले भी आए, और स्थायी भाव और रस के प्रकार से क्वेश्चंस लिए गए। हमने पूरा टॉपिक कवर करा है, क्योंकि याद रखना कि हर बार क्वेश्चन एक जैसे नहीं आते हैं। और दूसरी चीज ये, सर आरएमएस में इतना डीप लेवल का नहीं आता है, मान लो कोई बोलता है, तो स्टूडेंट्स याद रखो कभी भी कंपटीशन सेम नहीं रहेगा। मीन टू से आपके जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 करके आते हैं और 100% सिलेबस की प्रिपरेशन करके जाएंगे। क्लियर है? तो सिलेबस के हिसाब से तो दुनिया में हर बच्चा पढ़ रहा है। अब एडिशनल क्या पढ़ रहे हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 10 नंबर का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, क्योंकि 10 में से 9 तो हर बच्चा ले आएगा। सवाल है कि 10 में से 10 कौन लेके आएगा, तो 1 नंबर के लिए फाइट होती है, और वो 1 नंबर को अलग से डाला जाता है कि किस बच्चे ने एडिशनल पढ़ा है। इसलिए आप चीज याद रखना स्टूडेंट्स, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाना वाला। क्लियर है? रस को और भी डेप्थ लेवल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? ये जो इंग्लिश हिंदी स्पेशलिस्ट होते हैं मास्टर, क्लियर, मैं इंग्लिश का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी जो डिग्री है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में कर रखा है मैंने। सो मैं इंग्लिश के हर एक टॉपिक को, जैसा कि आप जानते हैं और क्लास में देखते भी होंगे, क्लियर, जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको पता है कि मैं कितनी डेप्थ में पढ़ा देता हूँ। ये मैं आपको एडिशनल पढ़ा रहा हूँ, तो स्टूडेंट से याद रखना कि आपको एक ही पॉइंट जहां पर भी हमने क्वेश्चंस बनाए तो आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। क्लियर है? तो फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि रसों के नाम और उनके स्थायी भाव को अच्छे से रखना। यहाँ पर बीच बीच में जो हमने क्वेश्चंस बनाए उनको पॉज करके रिपीट करके फिर से देखना, समझना। क्लियर? इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर आपका नहीं आएगा। क्लियर है? सो लास्ट में एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर स्टूडेंट से वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में और सभी के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।